हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर हिस्ट्री की। टॉपिक है भारत में ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई विभिन्न भू राजस्व नीतियाँ क्या थीं। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा अपनाई गई भू राजस्व नीति। लॉर्ड कॉर्नवालिस की नियुक्ति के समय उसे आदेश मिले थे कि वे भारत में भूमि कर व्यवस्था का ऐसा हल निकाले जिससे कंपनी तथा कृषक के हितों की रक्षा हो सके। जब भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित था तो भारत में इन्होंने अधिक से अधिक लगान वसूल करा और भारत से अधिक लाभ प्राप्त करा। जब भारत के किसानों की जो स्थिति की उनकी दयनीय होने लगी तो ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड कॉर्नवालिस जब वहाँ के गवर्नर बने, भारत के लॉर्ड बने, तो सरकार के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये आदेश दिया गया कि अब वो भारत के अंदर भू राजस्व नीति का निर्माण करें और ऐसा हल निकालें जिससे कि भारत में भूमि कर व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए, यानी कंपनी तथा कृषक के हितों की रक्षा भी हो सके। उसने प्रथम कार्य ये किया, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये कार्य किया कि बंगाल में प्रचलित भूमि कर, किराया तथा पट्टों का अध्ययन किया। तो इस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में प्रचलित भूमि कर, किराया, पट्टों का जब निरीक्षण किया, अध्ययन किया, तो बहुत देर तक वाद विवाद हुए जिसमें राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन शोर, अभिलेखपाल जेम्स ग्रांटे तथा गवर्नर जनरल ने प्रमुख भाग लिया। मतलब इन सब ने भाग लिया था इस वाद विवाद में। और इस वाद विवाद में कुछ प्रश्न सामने आए, जैसे कि जमींदार अथवा कृषक में से किसके साथ व्यवस्था की जाए, यानी अब इस भू राजस्व के लिए जो हल निकालना था वो व्यवस्था किसके साथ की जाए, कि जमींदारों के साथ की जाए या कृषकों के साथ। दूसरा प्रश्न ये आया कि शासन की भूमि की उपज में क्या भाग होना चाहिए, यानी जो भूमि का उपज आपको कितना कर लेना चाहिए हम लोगों को। और तीसरा यह है क्या व्यवस्था कुछ वर्षों के लिए हो या अनिश्चित काल के लिए भू राजस्व की नीति बनाई जाए। तो ये तीन प्रश्न बहुत ही वाद विवाद में उठे थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्वयं इंग्लैंड का एक जमींदार था, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो एक पेशे से इंग्लैंड के जमींदार थे तथा शोर के विचार से सहमत थे। दूसरी ओर कंपनी के अधिकारियों के पास इतनी क्षमता तथा प्रशासनिक अनुभव नहीं था कि वे कृषकों के साथ सीधे भूमि पर व्यवस्था स्थापित कर सकें। तो ये जो अधिकारी थे इतने सक्षम नहीं थे कि अगर हम किसानों से अगर हम व्यवस्था करते या कोई अनुबंध करते या कोई डील करते तो वो उसको पूरा कर सके। क्यों? क्योंकि सभी किसानों से व्यवस्था करने का कोई भी अनुभव नहीं था। इसलिए डायरेक्टली इन्होंने कॉर्नवालिस ने एक जमींदार होने के नाते से उन्होंने जमींदारों से कांटेक्ट करा और उन्होंने जमींदारी प्रथा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही। तो ब्रिटिश की भू राजस्व नीति, यहाँ से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी नीतियाँ स्थापित करी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त, यानी जिसे इस्तिमरारी या जमींदारी प्रथा कहते हैं, उसको लागू किया। तो ब्रिटिश की भू राजस्व नीति पहली है स्थायी बंदोबस्त। तो देखते हैं स्थायी बंदोबस्त इस्तिमरारी, यानी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में लागू हुई, क्योंकि ये बंगाल के गवर्नर थे। इसके अंतर्गत बंगाल के राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो वहाँ के राजा को देखा गया और तालुकदारों को उन्होंने एक वर्गीकृत करके उन्हें एक वर्ग में रखा। और जमींदार गांव में भू स्वामी नहीं थे, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए कि जमींदार जो थे वो गांव में भूमि के स्वामी तो नहीं थे, लेकिन वो सरकार के जो संग्रहक थे, यानी सरकार के द्वारा जो सरकार कि जो लगान वसूला करने वाले जो व्यक्ति थे वो ये थे कि वो गाँव से किसानों से कर वसूल करके वो सरकार को देते थे। जमींदार को एक निर्धारित राजस्व की मांग कंपनी को अदा करनी होती थी, यानी जो सरकार ने एक राजस्व रखा है उस राजस्व को किसानों से जमींदारों को वसूल करना होता था और उनकी अदाई सरकार को करनी होती थी। अगर ऐसे में अगर जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं मतलब होता है संपत्ति या जागीरदारी या किले, नीलाम कर दी जाती थी। राजस्व की नियमित रूप से प्राप्ति आशा को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने राजस्व मांग को स्थायी रूप से निर्धारित किया हुआ था। इस तरह से ये जमींदारी प्रथा लागू की गई थी। तो यहाँ पर जमींदारी प्रथा के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त में
किसानों से कर वसूल करने का दायित्व जमींदारों को कर दिया गया और ऐसे में सरकार की सारी संपत्ति या किसानों से छीनी हुई संपत्ति को उस गांव के जमींदार को दे दी जाती है और जमींदार उस पर उससे भू राजस्व इकट्ठा करके सरकार को वो देता था। तो ये पहली स्थायी बंदोबस्त थी। अब बात करते हैं दूसरी रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। ये ब्रिटिश शासन की दूसरी भू राजस्व नीति थी। रेतवाड़ी व्यवस्था मुंबई यानी दक्कन में लागू की गई थी। इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रेत के साथ निश्चित की जाती थी। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। इसके पश्चात रेत या किसान की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन किया जाता था और सरकार के भाग के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित किया जाता था। भू राजस्व 30 वर्षों के लिए निर्धारित किया जाता था। हर 30 वर्ष के पश्चात भूमि का फिर से निरीक्षण किया जाता था और राजस्व की दर बढ़ा दी जाती थी। तो ये दक्कन में हुई थी। इसके अंतर्गत सरकार ने एक अनुमान पे आधार पे जब किसान भूमि से वो कर लेते थे और ये जो रेत वाली व्यवस्था थी ये 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी और हर 30 वर्ष के बाद जो लगान की दर थी वो बढ़ा दी जाती थी और वो भी निरीक्षण करके और राजस्व की दर बढ़ा दी जाती थी। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त की तरह इस प्रणाली में भी राजस्व की दर स्थायी न होकर बदलती रहती थी। ये दो थी। अब तीसरी व्यवस्था की हम बात करते हैं, महालवाड़ी प्रथा। यानी ये महालवाड़ी प्रथा अंग्रेजों की तीसरी व्यवस्था थी यानी भू राजस्व की। चलिए देखते हैं महालवाड़ी प्रथा क्या थी। अंग्रेजों ने भूमि कर निश्चित करने की एक नई व्यवस्था बनाई जिसे महालवाड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और पंजाब को शामिल किया गया। वहाँ पर इस व्यवस्था में गांव के मुखिया से भूमि कर सम्मिलित रूप से लिया जाता था यानी गांव का जो मुखिया होता था गांव का। पंजाब के क्षेत्र में इसे ग्राम प्रणाली भी कहा जाता था। महालवाड़ी प्रथा में सरकार अपनी इच्छा से लगान बढ़ा सकती थी। तो यहाँ पर जो लगान वसूल करने का दायित्व जमींदार को ना देकर जो गांव का मुखिया होता था उससे लिया जाता था और यहाँ पर भू राजस्व की जो राशि थी वो समय के साथ साथ बढ़ती रहती थी। तो ये तीसरी थी। अब चौथी व्यवस्था थी इजारेदारी। जी, सन 1972 में वारेन हेस्टिंग द्वारा एक नई भू राजस्व नीति की शुरुआत की गई जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इजारेदारी का साधारण सा मतलब है ठेकेदार अथवा जमींदार होता था यानी भू राजस्व इकट्ठा करने वाले को ठेकेदार कहते थे या जमींदार कहते थे, जो कंपनी और किसानों के बीच की कड़ी होती थी एवं इनका काम राजस्व की उगाही करना था यानी किसानों से लगान वसूल करके उसको सरकार के पास जमा करना इसका दायित्व था यानी इसे सरकार की और किसानों के बीच की कड़ी कहा जाता था। इजारेदारी प्रथा मुख्यतः बंगाल में शुरू हुई जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व की वसूली करना था। तो इजारेदारी ये हमारी प्रथा थी। अब ये 4 मैंने भू राजस्व नीति बताई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की वसूली के लिए समय अनुसार देश के अलग अलग क्षेत्रों में पृथक भू राजस्व नीति का निर्माण किया गया था। यानी सरकार की जो ब्रिटिश सरकार की जो भू राजस्व की वसूली थी पूरे भारत में एक जैसी नहीं थी। हर भारत में अलग अलग तरीके से भू राजस्व अलग अलग तरीके से अलग अलग रकमों में वसूला किया जाता था जिसका मुख्य उद्देश्य भू राजस्व के माध्यम से कंपनी को अपना आर्थिक लाभ यानी उसका विकास करना था। यद्यपि नीतियों की वजह से ब्रिटिश सरकार को भले ही अत्यधिक लाभ मिले किंतु किसानों के हितों के लिए बनाई गई सभी नीतियों के बावजूद किसान हाशिए पर रहे यानी इनके टारगेट पर रहे यानी उनका शोषण होता रहा। नतीजा किसान समय के सापेक्ष अपने को संभाल नहीं पाए और भारतीय कृषि पतन की ओर चल पड़ी और सरकार की ये जो भू राजस्व नीति थी वो एक शोषणकारी नीति के रूप में पेश हुई। तो बच्चों ये हमने जो पढ़ा ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीति थी, तो इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।